तो दोस्तों पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पे थे, जहां पे उनके और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हुआ। हालांकि इस मीटिंग के करीबन 2 दिन के बाद ही जापान की तरफ से खुलासा किया गया कि जापान अपने महत्वपूर्ण हथियारों को 12 देशों में बेचेगा, जिनमें भारत भी शामिल है। और दोस्तों इसके बाद से ही जहाँ पे दोनों देशों के बीच में किस किस हथियारों के ऊपर डील हो सकता है उसे लेकर चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे एक बड़ा चर्चा का विषय जापान के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट AFX और भारत के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA बना हुआ है। दोस्तों अब इन दोनों देशों के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना के माइटी ड्रैगन कहे जाने वाले J-20 एयरक्राफ्टों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अब AMCA और AFX दोनों दिशाओं से चाइना के इस माइटी ड्रैगन को क्रश करेगा। तो दोस्तों कैसे ये दोनों एयरक्राफ्ट चाइना के हालत खराब कर सकता है, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के लगभग 2 दिन के बाद जापान की तरफ से एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन है दशकों के बाद जापान के द्वारा अपने हथियारों को अन्य देशों को बेचना। बताया जा रहा है कि अब जापान अपने नियमों में कुछ तब्दीली करते हुए लगभग 7 दशक के बाद अपने हथियारों को अपने एलाई देशों में बेचने जा रहा है और इनमें करीबन 12 देश है और इन देशों के लिस्ट में भारत का भी नाम है। बताया जा रहा है कि जापान करीब करीब इन सभी देशों में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल और अन्य हथियारों को बेचना चाहता है और ये सब कुछ जापान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना के जो एग्रेशन है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसे काउंटर करने को लेके केवल कुछ ही देशों के ही काम करने का आवश्यकता नहीं बल्कि सभी लाइक माइंडेड कंट्रियों को मजबूत होने का आवश्यकता है और जापान इससे अपने एलाई देश और लाइक माइंडेड कंट्रियों को मजबूत करेगा। हालांकि दोस्तों इसके साथ साथ एक संभावना ये भी बढ़ रहा है कि शायद जापान अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AFX के डेवलपमेंट में अब भारत को भी इन्वाइट करे, जिन एयरक्राफ्टों को जापान अपने बेड़े के पुराने हो चुके F-2 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए डेवलप कर रहा है। दोस्तों फिलहाल चाइना ताइवान को लेकर काफी अधिक एग्रेसिव है और ताइवान के बाद संभावित ये एग्रेशन जापान की तरफ भी बढ़े और इसीलिए जापान के लिए ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों पिछले महीने ही जापान की तरफ से जानकारी दिया गया था कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर जापान इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहता है और साथ ही साथ ये भी खबर आया था कि जापानीज कंपनी ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम के साथ भी चर्चा कर रहा है ताकि जापान के इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि जापान के लिए AFX प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करना इतना आसान बात या इतना सहज बात नहीं होगा क्योंकि भारत अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और भारत इस प्रोजेक्ट को लेके काफी दृढ़ भी है और फिलहाल किसी अन्य देश के एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और ना ही किसी देश के साथ एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट डेवलप करने के किसी इरादे के साथ है। हालांकि दोस्तों इस बात का पता तब भी चलता है जब ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का एक ऑफर रखा गया था ताकि भारत रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटा सके। 2 साल पहले यह भी खबर आया था कि ब्रिटेन द्वारा भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपने AMCA प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों इससे एक तरीके से यह भी पता चल रहा है कि भारत AMCA एयरक्राफ्टों को खाली अपने एयरफोर्स के बैकबोन के रूप में ही नहीं बनाना चाहता है बल्कि इसे स्वदेशी एरो टेक्नोलॉजी के सक्सेस के सिंबल भी बनाना चाहता है। पर दोस्तों फिर भी जापान और भारत के बीच में कोलैबोरेशन का संभावनाएं है और वो है दोनों देशों के ये नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कुछ कंपोनेंटों के ज्वाइंट डेवलपमेंट। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर दोनों देश इस तरीके के कोलैबोरेशन में आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के एयरक्राफ्टों में ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी जुड़ने का संभावनाएं होगा और दोनों देश एक दूसरे को उस सेक्टर में भी मदद कर सकेगा जिस सेक्टर में कोई एक देश थोड़ा कमजोर है। और दोस्तों ये मदद खाली दोनों देशों के एयरक्राफ्टों को मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ भी गठबंधन को मजबूत करना होगा। हालांकि अभी भी सवाल बना हुआ है कि कैसे इंडो जापानीज पार्टनरशिप को AFX प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल जापान जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसे AFX या फिर कहे तो F3 कहा जा रहा है, ये असल में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और संपूर्ण रूप से मित्सुबिशी की तरफ से ही निर्माण किया जाएगा और एयरक्राफ्ट को मित्सुबिशी F2 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा। बेसिकली ये 2 इंजन वाले एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो इंटरनल वेपन बे में 6 हथियारों को कैरी कर सकेगा और साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट जापानीज बेड़े में F-35 एयरक्राफ्टों के कॉम्प्लीमेंट भी होगा। मतलब F-35 एयरक्राफ्टों के साथ उड़ान भरने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करेगा हवाई लड़ाई लड़ने में। जापानीज हेवी इंडस्ट्री मित्सुबिशी इन एयरक्राफ्टों को डेवलप कर रहा है और बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो पहला प्रोटोटाइप है वो साल 2024 तक तैयार होगा जबकि एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट साल 2028 में है। इवन इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक संपूर्ण रूप से तैयार करके ऑपरेशनल करने का भी इरादा जापान रख रहा है। हालांकि अगर इंडियन AMCA एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो AMCA के लिए भी लगभग इसी टाइमलाइन को रखा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक साल
साल 2024-25 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट का इरादा फिलहाल भारत रख रहा है और एयरक्राफ्टों को साल 2030 से 32 के अंदर एयरफोर्स के बेड़े में इंट्रोड्यूस किया जाना है। जबकि कुछ सोर्सेस का यह भी कहना है कि फर्स्ट फ्लाइट और इंट्रोडक्शन के बीच में इतना समय का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों के कई सारे कंपोनेंट अन्य प्रोजेक्टों में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे एयरक्राफ्टों के जो कंपोनेंटों के वैलिडेशन है वो पहले ही हो जाएगा। दोस्तों एएमसीए एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक जितने भी खबर पब्लिक हुआ है उसके मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये 25 टन कैटेगरी के 2 इंजन वाले स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही वेपन बे होगा। और इंटरनल वेपन बे में ये एयरक्राफ्ट 1500 किलोग्राम और एक्सटर्नल वेपन बे में करीब करीब 5500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकेगा और एडिशनली ये 6500 किलोग्राम के फ्यूल को भी कैरी कर सकेगा। एयरक्राफ्ट में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेक होगा, जो एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को बढ़ाने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी देगा। हालांकि दोस्तों कई जगहों में इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ साथ 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिससे इसे 5th जनरेशन की जगह में 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा सकेगा। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि एएमसीए और एफएक्स जो एयरक्राफ्ट है ये दोनों ही पैरेलली एशिया में डेवलप्ड होगा और एक तरीके से अगर जापान और भारत के बीच में कोई बड़ा गठबंधन होता है या मिलिट्री गठबंधन होता है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ गठबंधन में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। एक्सपर्टों का हालांकि कोलैबोरेशन को लेकर मानना है कि संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि जो इंजन को लेकर कोलैबोरेशन होने का संभावनाएं था वो फिलहाल भारत फ्रांस के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि जापान ब्रिटेन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं पे दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि जापान अमेरिकी एयरक्राफ्टों को अपने देश में निर्माण करके जहां पे एक तरीके का एरोस्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया है, तो वहीं पे भारत के द्वारा तेजस मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद अपने देश में एक फॉर्मेटेबल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा चुका है, जबकि ये और मजबूत होगा जब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो एएमसीए और एफएक्स एयरक्राफ्ट है ये चाइना के लिए एक दुर्सपना बनने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां पे साउथ चाइना सी में चाइना अपना कब्जा चाहता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हिमालयन बॉर्डर में भी भारत के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का सपना चाइना का है। चाइना दोनों तरफ ही अपना पंजा फैलाने का कोशिश कर रहा है और वहीं पे अगर देखा जाए तो हिमालयन बॉर्डर में जहां पे चाइना को भारत से काफी बड़ा चुनौती मिल रहा है, तो वहीं पे साउथ चाइना सी के अंदर भी अगर चाइना को कोई बड़ा चुनौती दे रहा है तो केवल मात्र जापान है। ऊपर से दोस्तों जापान और भारत दोनों ही क्वाड का मेंबर है। दोनों देशों के बीच में 2+2 डायलॉग भी होता है और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी है। ऐसे में अगर चाइना अपने पंजे फैलाने का कोशिश करता है तो दोनों तरफ से ही चाइना का पंजा काटने का तैयारी कर लिया गया है। दोस्तों चाइना माइटी ड्रैगन मतलब J-20 एयरक्राफ्टों को निर्माण करके एक तरीके से इस क्षेत्र में डोमिनेंस हासिल करने का तैयारी कर रहा था, पर अब चाइना के ऐसे सपने को संपूर्ण रूप से चूर करने के लिए एएमसीए और एफएक्स प्रोजेक्ट आगे आ रहा है। ऊपर से अगर दोस्तों देखा जाए तो जापान के बेड़े में करीब करीब 142 F-35 एयरक्राफ्ट भी आने जा रहा है, जो कि चाइना का दुर्सपना का और एक बड़ा कारण है। और इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो एयरफोर्स में ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्ट शामिल हो चुका है और करीब करीब 114 या फिर कहे तो कम से कम 57 एयरक्राफ्ट तो भारत और खरीदने जा रहा है, जिसमें भी राफेल का संभावनाएं अधिक है। और दोस्तों राफेल जब भारतीय वायुसेना में पहली बार शामिल हुआ था तभी चाइना के तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया था कि ये चाइना J-20 के द्वारा काउंटर करेगा और J-20 के सामने राफेल टिक नहीं पाएगा। और दोस्तों ये बयान ये भी साबित करता है कि चाइना राफेल से कितना लड़ता है। मतलब दोस्तों चाइना को दोनों तरफ से संपूर्ण रूप से क्रश करके अपने हद में रखने के लिए भारत और जापान तैयार है। और जापान और भारत के ये जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र J-20 या अन्य चाइनीज एयरक्राफ्टों को सबक ही नहीं सिखाएगा बल्कि चाइना को हद में भी रखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।